कपास गंगानगर खंड की खरीफ सीजन की मुख्य फसल है और लगभग श्री गंगानगर कृषि खंड जो है इसके अंदर 4.5 लाख हेक्टेयर के लगभग एरिया कपास का रहता है। सन 1995 से 2000 के बीच में कपास की फसल में हरी सुंडी का प्रकोप अधिक रहा और जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होने के बाद में बीटी कपास का जो है इसकी टेक्नोलॉजी लाई गई। शुरू के अंदर BG1 वैरायटीज आई जो केवल हरी सुंडी को कंट्रोल करती थी और उसके बाद में गुलाबी सुंडी का, चित्तीदार सुंडी का भी जो अटैक कपास की फसल पर हो रहा था उसको नियंत्रित करने के लिए जो है BG2 जिसमें 2 जीन थे, क्राई 1AC और क्राई 2AB, 2 जीन डाल करके, और ये हाइब्रिड किस्में जो है प्रचलित हुई और इसे पिछले 5-7 साल में जो है बहुत अच्छा उत्पादन क्षेत्र में हुआ। लेकिन पिछले 2 साल से बीटी कपास के ऊपर जो है गुलाबी सुंडी का प्रकोप वापस होना शुरू हो गया और गुलाबी सुंडी जो है एक मोनोफेगस कीट है, इसलिए वो केवल कपास की फसल को ही खाता है और उसमें धीरे धीरे जो है बीटी जीन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली। इस कारण से इसका नुकसान जो है, और इस साल इस खंड के अंदर जो कपास की फसल पे गुलाबी सुंडी से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसको देखते हुए किसान भाइयों को जो है सलाह दी जाती है कि आप बीटी कपास को जो है गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए समन्वित कीटनाशी प्रबंधन की जो पद्धति है उसको अपनाएं। एक तो फसल चक्र को अपनाएं, उसके साथ साथ जो है आप उन किस्मों की बुवाई करें जिनके ऊपर इसका कम अटैक होता है, कम इसका आक्रमण होता है और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। इसके बाद में जो कपास की आप बिजाई करते हो उसके साथ में मेंड के ऊपर अगर आप इसमें बाजरे के या मक्का के पौधे लगाते हो तो उससे भी जो है इसमें बचाव किया जा सकता है और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके भी काश्तकार जो इससे बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ खेतों में जो खाली खेत हैं उनमें गर्मी की जुताई करना बहुत आवश्यक है ताकि गर्मी की जुताई के बाद में जो है वो उसके अवशेष जो है वो खत्म हो जाएं। और विशेष ध्यान जो है अभी काश्तकार भाई जब फसल पकती है उस समय और जो खेतों में पड़ी हुई बनस्टियां हैं उस समय रखने की आवश्यकता होती है कि बनस्टियां खेतों के बीच में नहीं छोड़े। उसमें जो सूखे हुए अध पके हुए टिंडे होते हैं उनके बीच में ये पुष्पावस्था में अपना आराम का समय निकालती है और अनुकूल सीजन आने के बाद में पुनः जो इसके नर पतंगे, मादा पतंगे निकल करके और आगे के जो पीढ़ी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें विशेष रूप से काश्तकार भाइयों को ध्यान रखना है इस बात का कि भी खेतों के अंदर अब जो फसल पक जाती है और कटाई करनी होती है उससे पहले पशुओं को उसके अंदर चराए और बनस्टियों को अच्छी तरह झड़का करके सूखे या पके टिंडे जो है उनको पहले से अलग कर लें और उनको गला सड़ा करके जो है और खाद के रूप में काम लेवें और उनको बचने नहीं दे, खेतों में पड़ा नहीं रहने दे, अवशेष नहीं रहने दे ताकि फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं हो और आगे अपना उत्पादन लगातार मिलता रहे। और गुलाबी सुंडी की जो हम बात कर रहे हैं तो इसके जो इस साल जो प्रकोप के कारण थे उसमें सबसे बड़ा एक बरसात और मौसम, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा। क्योंकि पहला तो किसानों ने जो बिजाई की थी उसका समय काफ़ी लंबा था, लगभग 2 महीने का अंतराल था। अप्रैल का पहला सप्ताह से लेके और जून के फर्स्ट वीक तक किसानों ने इसकी बिजाई की। तो ये हमें विदित है कि जो बीटी नरमा है इसमें जो फ्लोरिंग है थोड़ी जल्दी आती है, 45-50 दिन पे फ्लोरिंग शुरू हो जाती है और वो स्टेज जो गुलाबी सुंडी का पतंगा निकलने की, इमर्ज होने के साथ साथ ही वो स्टेज कंसाइड की और उसको सीधा का सीधा होस्ट मिला और उसको खाने को उसको जो फीड मिला तो उस पर ट्रांसफर हो गया और वो अपनी प्रोजनी उस पर बिल्डअप करता रहा। एक कारण ये रहा जो इसलिए किसानों को ध्यान रखना है कि बहुत लंबा चौड़ा बिजाई का टाइम नहीं रखना है। इसको ये मान के चले कि हमें मई का फर्स्ट वीक से लेके 25 मई के बीच इस ड्यूरेशन में हमें बिजाई कंप्लीट कर लेनी है। एक ध्यान ये रखना है जिससे कि हम उसके जो प्रकोप उसको मिनिमम कर सकें। इसके बाद मान लीजिए आपको लगता है कि बढ़ेगा तो उसके लिए आप मॉनिटरिंग के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाएं। एक हेक्टर में कम से कम 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं और ट्रैप को आप रेगुलर स्टडी करें। तो अगर आप देखेंगे ट्रैप में एक सप्ताह में 5 से 6 पतंगे अगर ट्रैप हो रहे हैं पर वीक तो आप ये मान लें कि आपके यहाँ पे उसकी प्रेजेंस है, उसका जो पेस्ट है उसका अटैक शुरू हो चुका है। तो आपको तैयार रहना चाहिए और उस समय पे आपको स्प्रे शुरू कर देना चाहिए। और जो पहला हम बात कर रहे थे कि पहला स्प्रे आपको नीम आधारित दवाई का ही करना है, जिसमें या तो नीम का तेल आप काम में ले सकते हैं या निम्बिसिडिन 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद में मान लीजिए कि फ्लोरिंग शुरू हो गई, फ्रूटिंग चल रहा है और आपकी फसल 60 दिन के या 60-65 दिन के आसपास हो जाती है और गुलाबी सुंडी का प्रकोप आपको लगता है। अब इसमें 2 तरीके हैं। यहाँ आपको एक ध्यान रखना है
कि मॉनिटरिंग कैसे करनी है, या ईटीएल जो हम मानते हैं। तो ईटीएल बेस क्या होता है? ईटीएल बेस ये होता है कि इसको, क्योंकि सूंडी तो इसकी नंगी हो, वो हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, देख इसलिए नहीं सकते कि इसको अंधेरा पसंद है और कवर करके रखती है अपने आप को, तो खुली तो होती नहीं। इसलिए इसके दो तरीके हैं। पहला तो फूल, जो फूल है इसमें रोजेटिंग फ्लोर, जिसको रोजेट ब्लूम हम बोलते हैं। अगर रोजेट फ्लोर है, अगर 100 फूल आपने देखे, उसमें से 5 या 6 फूल ऐसे लगते हैं, तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। दूसरा एक और है, जैसे बोल लगते हैं, तो हरे टिंडे आपने 20 टिंडे काटे, उसमें से एक या 20 टिंडों में अगर 1 से 2 सूंडी आपको मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि यार इसका ईटीएल और इसका प्रकोप पूरा है, तो यहाँ पे भी आपको स्प्रे करना है। ये 2 कंडीशन है जिसमें आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी मॉनिटरिंग का तरीका वो फेरोमोन ट्रैप था। फेरोमोन ट्रैप में अगर 5 से 6 पतंगे प्रति सप्ताह आते हैं, तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम इसका जजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रे पर जाना, तो पहला आप नीम आधार शुरुआती आपको दवा का काम लेनी है, वो नीम आधारित ही लेनी है। इसके बाद में आगे जाके पहला स्प्रे, क्योंकि गुलाबी सुंडी तो है ही, इसके साथ साथ सफेद मक्खी के प्रकोप के चांस और बढ़ जाते हैं। इसलिए सिंथेटिक पायरोथ्रोइड है, वो आप ये मान के चले कि 100 दिन तक की फसल है, उसमें सिंथेटिक पायरोथ्रोइड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इस स्टेज पे अगर मान लो गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, तो आप इमामेक्टिन बेंजोइट है, उसका 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जा सकता है, जो 65 से और 100 दिन के बीच की फसल है उसमें। और साथ ही मान लीजिए आपको प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दूसरा स्प्रे आपको करना पड़े, तो इंडोक्साकार 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप काम में ले सकते हैं। साथ ही क्विनोलफॉस भी आप काम में ले सकते हैं 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या क्लोरोपायरिफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। मान लीजिए थ्रिप्स, कई बार ये होता है कि ड्राई कंडीशन आती है और थ्रिप्स का प्रकोप बढ़ जाता है साथ का साथ, तो अगर पैरेलल गुलाबी सुंडी और थ्रिप्स का प्रकोप ऐसे में लगता है आपको, तो उस स्टेज पे आप डेलीगेट, जिसको स्पिनटोरम के नाम से मार्केट में आता है, उसको भी आप काम में ले सकते हैं। उसकी 0.8 ml मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ले जा सकते हैं। ये आपको रखना है 65 से 100 दिन के बीच की जो विंडो है फसल की, उसके समय आपको ये काम में लेना है। 100 दिन से ऊपर की फसल हो जाती है, तो उस टाइम क्या टिंडे सबसे ज़्यादा टिंडे होते हैं और टिंडे डेवलप्ड होने लग जाते हैं और कंटिन्यू फ्लोरिंग उसमें रहती है। तो उस स्टेज पे मान लीजिए गुलाबी सुंडी का प्रकोप होता है, तो वहाँ पे आप इंडोक्साकार, थाइडिकार 1.75 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उस पर जा सकते हैं, या फिर इंडोक्साकार 1 ml प्रति लीटर पानी पे जा सकते हैं, और या प्रोफेनोफॉस वहाँ भी काम में ले सकते हैं। और मान लीजिए प्रकोप ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में फिर जो 100 या 120 दिन की फसल की जो विंडो आपकी निकल जाती है, उसके बाद में आप पायरोथ्रोइड पे जाएं, जिसमें साइपरमेथ्रिन 10 cc का है, तो वो 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में ली जा सकती है। या साइपरमेथ्रिन 25 EC का है, तो वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से काम में लिया जा सकता है। इसके साथ ही फेनप्रोपेथ्रिन है, उसको 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप फेनप्रोपेथ्रिन आप में काम ले सकते हैं। साथ ही मान लीजिए जो भी पायरोथ्रोइड आपको अवेलेबल है, तो उसमें आप देख लें कि डोमिनेट कौन सा है, जिसमें साइपर और फेनप्रोपेथ्रिन, इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं लेटर स्टेज पे, वो आप काम में ले सकते हैं। या लैम्डासाइलोथ्रिन है, वो भी आप काम में लिया जा सकता है आधा ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। या डेल्टामेथ्रिन है, उसको काम में लिया जा सकता है। तो ये पायरोथ्रोइड आपको जब जाना है, जब आपकी सारी विंडो कंप्लीट हो गई, जब फसल 120 दिन के ऊपर क्रॉस कर जाती है। पर इनको शुरुआती अवस्था में थोड़ा सा अवॉइड करें। वहाँ पे दिक्कत ये होती है क्योंकि जो कॉटन है, जो कपास की फसल है, उसको हम एक तरह से कीड़ों का घर मानते हैं, और कोई स्टेज पे कोई सा कीट उसमें डोमिनेट करता है, और जिसमें विशेष तौर से रसचूसक कीट है, उनका हमें ध्यान रखना है। क्योंकि जब 60-65 दिन तक की फसल होती है, तो उसमें निश्चित तौर पर उनका प्रकोप कई बार या तो थ्रिप्स या वाइट फ्लाई या जेसिड, इनमें तीनों में से किसी न किसी की एक अटैक उस सेम टाइम होता है। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि आपको पायरोथ्रोइड बिल्कुल भी उस समय बिल्कुल काम में नहीं लेना। अगर पायरोथ्रोइड आप काम में लेंगे, तो निश्चित तौर पे उनकी समस्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं।